हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपको इससे पहले के वीडियोस में आपको जो कर था उसमें मैंने आपको इन्वर्टिबल फंक्शंस और कंपोजिट फंक्शंस के बारे में बताया। तो क्योंकि हम आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रमणीय फलन कहते हैं फर्स्ट, और कंपोजिट फंक्शन मतलब आपके पास फलनों का संयोजन। अब हम क्योंकि फंक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं तो हम फंक्शन के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं आपके पास फलनों का संयोजन, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक फंक्शनों को मिलाकर हम एक नया फंक्शन बनाते हैं। जो मैंने कहा अगर एफ एक्स टू वाई परिभाषित था और जी जो है आपके पास वाई टू जेड परिभाषित, तो उनका जो संयोजन होगा गॉव वो डायरेक्ट एक्स से जेड पर परिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपके पास मैं कुछ आपके पास आज एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपके पास। कुछ मैंने आपको एज ए एग्जांपल बता दिए हैं, आप देख लेना। आपके पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको जिस टाइम पर मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है उसके द्वारा मैंने जो एग्जांपल कराए हैं वो आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके पास हैं। ठीक, तो आज मैं आपके पास जो बाकी बचे हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके पास है 1.3 को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्योंकि पहला दूसरा शायद मैं आपके पास एक्सरसाइज के रूप में बता चुका हूँ और आपके पास पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, तो आपके पास दूसरा भी आप इजीली कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो कुछ इस प्रकार से, देखिए आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं आपके पास एफ एक्स और जी एक्स, और आपको करना क्या होगा, गॉफ और फॉक दोनों ही निकालना है। तो पहले आपके पास जो फंक्शन दिए उनको देख लेते हैं। ये तो आपके पास मापांक फलन है और ये भी मापांक फलन नहीं है, पर इसके अंदर क्या है, एक रैखिक फलन के रूप में मिला है आपके पास। मापांक फलन की प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि इसके अंतर्गत प्रतिबिंब के रूप में एक्स का तो मान आप आर से कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए इन दोनों के लिए आपके पास जो प्रांत, जो आपके पास कहते हैं प्रांत या आप कैसे डोमेन, डोमेन जो होगा ऑफ एफ या फिर डोमेन ऑफ जी जो होगा, दोनों के दोनों आर ही है। आप वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से कुछ भी आपके पास यहाँ पर एक्स के मान के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, पर जब हम बात करते हैं रेंज की आपके पास, तो रेंज ऑफ एफ और रेंज ऑफ जी दोनों ही मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे प्रतिबिंब के रूप में पॉजिटिव अंक मिलना है तो आपके पास यह जीरो भी मिल सकता है। तो इसका आपके पास ये इस प्रकार से ये दोनों की ही रेंज आपके पास, यानी दोनों के दोनों आर से इस समुच्चय पे परिभाषित जो कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का समुच्चय आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो क्योंकि मुझे मालूम है आपके पास कि अब मुझे निकालना क्या है, गॉफ और फॉक दोनों ही निकालना है आपके पास। ठीक है, तो हम देखें आपके पास, तो दोनों के दोनों के लिए आपके पास रेंज और जो उनके जो प्रांत हैं वो दोनों क्या हैं, यानी डोमेन और रेंज जो है दोनों सेम है आपके पास, दोनों फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ गॉफ। तो देखिए आपके पास सबसे पहले आपके पास निकाल रहे हैं गॉफ। अगर हम कहें आपके पास गॉफ निकालिए तो देखिए किस प्रकार निकलेंगे। गॉफ ऑफ एक्स निकालना है, मतलब जी ऑफ एफ एक्स मुझे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, जी ऑफ एफ एक्स। अब मुझे मालूम है कि एफ एक्स के अनुसार, एफ के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब मुझे था मॉड एक्स, यानी मुझे क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे कर देना, मॉड एक्स का मान देना है। अब करेंगे क्या, देखो, तो जो जी आपके पास है उसके अनुसार मुझे मालूम है एक्स का प्रतिबिंब होता है मॉड एक्स प्लस 5x माइनस 2 का मॉड। तो ये आपके पास आपको मालूम है, क्योंकि जी के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब ये है, तो मुझे जी के अनुसार मॉड एक्स का मान निकालना है। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मॉड इस जिससे ये जो जी एक्स का जो फंक्शन है यहाँ पर एक्स का प्रतिबिंब ये मिला है, यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 2 और उसका मॉड लगा देना है। पर अब x के स्थान में कहते हैं मॉड x, तो यहाँ सेम वही होगा मॉड 5 मॉड x माइनस 2। ये कुछ इस प्रकार से आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इस फंक्शन के लिए गॉफ। यहाँ पर x क्या है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू क्या होने वाला है बस इस केस में, क्योंकि गॉफ है x के लिए, तो दोनों के लिए डोमेन और रेंज बस सेम है। तो इस प्रकार से बस जो डोमेन ऑफ गॉफ होगा आर, उसके हिसाब से आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया गॉफ। तो पहले चीज़ मैंने निकाला, तो इसमें मैंने गॉफ निकाल लिया। अब बात करेंगे फॉग की। अब देखिए फॉग ऑफ एक्स क्या होगा। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो दोनों के दोनों फंक्शन है वो एक्स पर ही आधारित है, इसलिए आपके पास गॉफ और फॉग आपके पास एक्स पर आधारित ही निकाला जाएगा। तो इसके अनुसार देखिए किस प्रकार से होगा। तो फॉग के अनुसार मतलब फॉग निकालना, तो यानी एफ के अनुसार मुझे जी एक्स का प्रतिबिंब निकालना है। अगर गॉफ निकालना तो जी के अनुसार एफ एक्स का प्रतिबिंब और फॉग के अनुसार एफ के अनुसार जी एक्स का प्रतिबिंब। अब मुझे मालूम है जी एक्स कितना है, तो देखिए जी एक्स आपके पास है, जी एक्स था मॉड 5x माइनस 2। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, मॉड आपको होता है। ठीक है, तो मुझे मालूम है f के अनुसार x का प्रतिबिंब मिलता था, उसका मॉड लग जाता, तो इसके अनुसार x को रिप्लेस कर देंगे इससे, तो यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास मॉड 5x माइनस 2 का मॉड। ये अब मॉड के बाहर से मॉड का कुछ आपके पास औचित्य नहीं रह जाएगा, बस हम सिंपली इसे लिख देंगे वैसे मॉड 5x माइनस 2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू
वास्तविक संख्याओं पर आधारित आपके पास इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। तो हमने इस फंक्शन के लिए दोनों के लिए गॉफ ऑफ फॉग कैलकुलेट कर लिया। सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट है गॉफ ऑफ फॉग निकालने के पास, इजीली हम इसको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आपको मैंने एग्जांपल भी इसका एक कराया था आपके पास, जिस टाइम मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, तो आप उसको ईजिली समझ सकते हो। अभी इसी क्वेश्चन का आपके पास सेकंड पार्ट है। इसमें आपके पास दो आपके पास फंक्शन दिए हैं। इसमें आपके पास बात करें तो डोमेन ऑफ एफ बी और डोमेन ऑफ जी दोनों ही, क्योंकि मैं एक्स का मान जो आपके पास है यहाँ पर आपके पास कुछ भी रियल दे सकते हो, तो दोनों क्या है, इनके लिए डोमेन और आपके पास दोनों फंक्शनों के लिए एफ और जी के लिए क्या है, सेम, यानी आर आपके पास वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और इसी प्रकार से रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ और रेंज ऑफ जी, तो दोनों के लिए आपके पास रेंज आपका एक्स का कुछ भी मान दे दीजिए, आपके पास क्या मिलेगा, कोई ना कोई वास्तविक मान प्रतिबिंब के रूप में मिलने वाला है, तो ये भी क्या हो गया, आर ही प्राप्त आपके पास है। ठीक है, डोमेन भी और आपके पास रेंज भी दोनों क्या है, दोनों के आपके पास एफ और जी दोनों के लिए आपके पास रेंज और डोमेन दोनों के लिए रियल नंबर का सेट आपके पास। तो अब निकालते हैं, देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं गॉफ ऑफ एक्स, यानी जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी के अनुसार मुझे निकालना है एफ एक्स का प्रतिबिंब। तो जी आपके पास के अनुसार, और एफ एक्स है कितना, एफ एक्स आपके पास है 8x3, ये था। अब मुझे मालूम है जी के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब मिलता है कि एक्स का क्यूब रूट ले लिया जाएगा। तो हमको यहाँ पर एक्स के स्थान पे ये, तो उसका भी क्या करना है, क्यूब रूट लेना पड़ेगा, यानी एक्स क्यूब का 8x3 का क्यूब रूट। तो मुझे मालूम है क्यूब रूट लेंगे तो देखो इसको आपके पास मैं क्या करूँ, क्यूब को दोनों में बांट दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1/3 और x³ का 1/3। अब मुझे मालूम है ये क्यूब किसका है, 2 का, तो यानी क्यूब रूट क्या हो जाएगा इसका 2 और इसका हो जाएगा x। तो मुझे प्राप्त हो गया गॉफ ऑफ x, तो मैंने गॉफ निकाल लिया। इसी प्रकार हम निकालेंगे फॉग ऑफ x, ये संयोजित फलन जो आपके पास है, ये आपके पास हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा f ऑफ gx, मुझे कैलकुलेट करना है, यानी f के अनुसार gx का प्रतिबिंब निकालना है। तो gx तो मुझे मिला हुआ आपके पास, तो देखो आपके पास gx था x की पावर 1/3। अब जरा f को देख लीजिए, आपके पास f के अनुसार होता है क्या, x का प्रतिबिंब निकालना है तो उसका पहले क्यूब कर देना, उसको 8 से गुणा करना। तो इसी प्रकार से इसका भी करेंगे, 8 से गुणा करेंगे इसके क्यूब को, यानी x³ के क्यूब। तो ये आपके पास हो जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x, तो ये आपके पास आता है, ये मिल गया आपके पास 8x। तो इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी पूछा जाता है, क्या आपके पास गॉफ और फॉग दोनों बराबर हुए हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये इस प्रकार से गॉफ ऑफ एक्स आपके पास और फॉग ऑफ एक्स दोनों इक्वल नहीं। आगे पूछा जा सकता है आपके पास कि गॉफ और फॉग के लिए पास क्या ये दोनों के दोनों इक्वल हैं या नहीं, क्योंकि हमको मालूम है जब दोनों इक्वल होते हैं आई के बराबर, अगर तत्समक फलन बन जाए दोनों के दोनों, तो आगे जाके हम पढ़ते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है एफ, और जी उसका क्या कहलाता है, इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। अगर गॉफ और फॉग दोनों ही दो फंक्शन जी और एफ के लिए तत्समक फलन बन जाए, मतलब आई के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, मतलब एक्स का प्रतिबिंब एक्स प्राप्त कर रहे हैं उसमें हम, तो उस टाइम पर हमने पढ़ा है कि वो क्या कहलाता है, कंडीशन कहलाती है इन्वर्टिबल फंक्शंस के आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके पास। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर चौथा भी वैसे सिंपल ही है, चौथा भी वो भी आप कर सकते हो आपके पास। जरा क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, इसमें दिया आपके पास अगर एक फंक्शन एफ एक्स इस प्रकार से एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3/6x - 4, जहाँ x का मान 2/3, क्योंकि x का मान अगर यहाँ पर 2/3 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला भाग क्या था, 0, क्योंकि ये परमेय फलन है, तो परमेय फलन को पारिभाषित होने के लिए अनिवार्य से जो qx है उसको 0 नहीं होना है। यह हमने 11th में पढ़ रखा है आपके पास। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि f ऑफ f(x) कितना है, x है, यानी f ऑफ f(x) जब हमें f के अनुसार f(x) का प्रतिबिंब निकालो तो क्या मिलेगा, स्वयं f प्राप्त होने वाला है, सॉरी x प्राप्त होना, तो हम क्या निकालेंगे ऊपर, हमें कैलकुलेट जो करना है उसके अलावा हम निकालना है एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एफ इनवर्स। ठीक है, तो देखिए एक बार सबसे पहले देखो इस फंक्शन के लिए अगर मैं बात करता हूँ, जो दिया हुआ फंक्शन है वो है f(x) = 4x + 3/6x - 4। अगर मैं बात करता हूँ इस फंक्शन की डोमेन की, तो डोमेन के लिए ये दे रखा है x का मान 2/3, यानी आपके पास होना चाहिए था r - 2/3, ये नहीं होना चाहिए। बस सभी वास्तविक संख्याएं बस किसको छोड़ के, 2/3 को छोड़ के, ये आपके पास डोमेन है उस फंक्शन का। ठीक, तो मुझे जो कैलकुलेट करना है, आपको करना क्या है कि f ऑफ f(x) निकालना है, f के अनुसार f(x) का स्वयं का प्रतिबिंब निकालना है। तो देखिए आपके पास क्या होगा, सबसे पहले f ऑफ f(x) कैलकुलेट करेंगे, यानी f के अनुसार स्वयं f(x) का प्रतिबिंब, और f(x) कितना था, इसको लिखते हैं f के अनुसार f(x) का प्रतिबिंब, यानी f के अनुसार 4x +
अपॉन 6x माइनस 4। तो ये मुझे प्राप्त हुआ आपके पास, ठीक। तो ये कैलकुलेट किया मैंने। तो जैसे मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ आपके पास देखो किस प्रकार से आपको करना क्या है, आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्राप्त करना है। क्या मिलना चाहिए? एक्स। तो उसके अनुसार मुझे एफ के अनुसार एफ एक्स का प्रतिबिंब निकालना है और एफ के अनुसार एफ एक्स ये, अब यानी एफ एक्स तो ये था और मुझे मालूम है एक्स का प्रतिबिंब मिलता था ये पूरा का पूरा, ठीक। तो यानी अब मुझे करना क्या पड़ेगा, इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करना है इस पूरे से। तो देखो मैं ये जो प्रतिबिंब है इसमें एक्स को रिप्लेस करूंगा इस फंक्शन से, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 होल अपॉन 6 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 प्लस माइनस 4। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दिया इस पूरे के पूरे फंक्शन से, इस पूरे फंक्शन से, यानी स्वयं fx से रिप्लेस कर दिया, ठीक। तो जब सिंप्लीफाई करें देखो क्या मिलता है, बस साथ साथ कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, इस एलसीएम को भी दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 16x प्लस 12, फिर ये एलसीएम में क्या होगा, प्लस 6 3 18x और माइनस 12 होल अपॉन 6x माइनस 4 और होल अपॉन ये एलसीएम आपके पास आ गया, ठीक। फिर ये गुणा होगा तो हो गया 24x प्लस 18, ये तो गुणा 6, ये एलसीएम यहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 24x प्लस आपके पास ये माइनस 4 है, ठीक है। तो माइनस प्लस 16, तो ये कुछ इस प्रकार से हो रहा है अपॉन 6x माइनस 4। तो 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल। तो आपको यहाँ देखो 12 से 12 और 24 से 24, तो आपके पास बच रहा है, देखिए ये दोनों जुड़ के आपके पास हो रहा है जो आपके पास कैलकुलेट करने के लिए था। तो जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आपके पास सिंपल सा देखो कितना मिल रहा है, 16x प्लस 18x, तो कितना हो गया 34x अपॉन नीचे भी कितना आ रहा है 16 प्लस 18 मतलब 34, तो क्या प्राप्त हो गया x। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसके आधार पर मैं ये भी कह सकूँगा जब मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ, जब इस कॉन्सेप्ट की मैं तुलना कर रहा हूँ देखो, तो मुझे प्राप्त हो गया कि क्या है आपके पास कि एफ ऑफ एफ एक्स कितना है एक्स। जब मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और फॉग ऑफ वाई इक्वल टू वाई, ये जो कॉन्सेप्ट था अगर आपको याद है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, तो उसके अनुसार अगर इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि ये तत्समक फलन में यानी आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए, जैसे कि यहाँ पर बना है एफ ऑफ एफ एक्स के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब एक्स ही आ जा रहा है, एक्स की इमेज क्या मिल रही है, एक्स मिल रही है, यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन है। प्रत्येक एलिमेंट एक्स के लिए उसका जो इमेज होगी वो स्वयं आपके पास वो एक्स ही होने वाला है। इसका अर्थ क्या है, यानी जी के स्थान पर कौन आ रहा है, स्वयं एफ आया हुआ है, जी के अनुसार पर कौन पर है एफ। अगर मैं इससे तुलना कर रहा हूँ तो इस एफ के अनुसार पे एक्स है और जी के अनुसार ये, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, जी इक्वल टू एफ प्राप्त हो जा रहा है, यानी यही क्या कहलाएगा, यानी एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, स्वयं एफ ही होने वाला है, यानी फलन जो एफ है वो स्वयं का क्या है, प्रतिलोम फलन है। चाहे आप उसको दर्शाने के लिए दोनों जो मैंने आपको मेथड बताया है, चाहे आप गॉ फॉग की मदद से कर लीजिए, इसको इक्वल टू वाई मानते हुए इसको एक्स का मान, ठीक, या फिर इसको एक ही अच्छा दर्शा दीजिए तो आपके पास क्या कहलाएगा ये, अगर ये एक ही को अच्छा था यानी 1 1 ऑन 2 यानी बाइजेक्टिव कोई भी फंक्शन होता है तो वो आपके पास कहलाता है क्या, वो आपके पास हो जाता है सीधे सीधे इन्वर्टिबल फंक्शन, और इन्वर्टिबल फंक्शन है तो उसका इन्वर्स का अस्तित्व होगा, और जो आपने ये जी निकाला होगा वही क्या कहलाएगा, उसका इन्वर्स फंक्शन होने वाला आपके पास, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। उसके आगे जो आपके पास मैंने कुछ क्वेश्चन और आपको बता दिए हैं, 6वां भी बताया, 7वां भी, 8वां आप खुद कर सकते हो, जैसे मैंने आपके पास 9वां बताया हुआ, ठीक है। तो अब इस पर आपके पास आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10वां। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10वां आपके पास है। तो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स टू वाई, जो कि बता दिया गया कि इन्वर्स फंक्शन है। क्या बता दिया गया है कि वो एक इन्वर्स फंक्शन है, ठीक। तो आपको ये सिद्ध करना है कि जो उसका इन्वर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, अद्वितीय यानी यूनिक क्या होना चाहिए, उसका मतलब इन्वर्स फंक्शन एक ही होना चाहिए। आप अगर एक एक्सरसाइज में आपके पास देखें तो इसके लिए आपके पास हिंट भी दी हुई है, हिंट दी हुई है आपके पास, तो आप उसका यूज़ करके इजीली कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ देखिए, तो मैंने मान लिया उसी हिंट का प्रयोग कर रहा हूँ, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 1 1 का आपके पास यूज़ करना होगा। देखो 1 1 का आपके पास देखिए, तो मैंने मान लिया एफ इनवर्स 1 एंड, या इसको ऐसा नहीं मानते आपके G1 भी मान सकते हैं, G1 एंड G2, इनवर्स की जगह मैंने कह लिया G1 बाद में, ठीक है। G1 और G2 आर
तो आपने कंडीशन मान ली, क्योंकि उसमें आपने हिंट दी होगी कि आपके पास आपको ये इमेज करना है कि उसके दो इन्वर्स होगा, ठीक है, आर टू इन्वर्सेस ऑफ एफ। ये जो फंक्शन एफ एक्स है उसके लिए मैंने कहा मान लो कि दो इमेजेस आपके पास हैं, ठीक है। तो अब अगर ये आपके पास दो इमेजेस आपके पास हैं, सॉरी आपके पास दो, आपके पास इन्वर्स, आपके पास क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, दो प्रतिलोम फलन क्या है, g1 आपके पास, ठीक है। तो इसके अनुसार आपने क्या पढ़ा है, देखो कंडीशन क्या थी कि जो आपके अनुसार जो इसमें कंडीशन दी हुई है आपके पास कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कहलाता है यदि कोई फंक्शन अगर f से x से y की ओर डिफाइंड है, जैसे ये इसमें दे रखा है f अगर क्या है x से y की ओर डिफाइंड है, तो g फंक्शन क्या होता है, ठीक उल्टा, g फंक्शन जो होगा वो कहाँ y से x के अनुदेश क्या होने वाला, डिफाइंड होने वाला, ठीक है। तो कंडीशन जो आपके पास है, तो इसके लिए क्या होगा, देखो देन फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y। अब ध्यान देना, जो कंडीशन मैंने आपको बताया कि प्रत्येक y के लिए f ऑफ g1 y, यानी f ऑफ g1 y जो हम लिखते हैं f के अनुसार, जो फॉग जो फंक्शन उसके अनुसार y का प्रतिबिंब क्या मिलना चाहिए था, आपने पढ़ा है क्या मिलना चाहिए, y मिलना, जैसे हम कहते हैं क्या, आई y। और अब क्योंकि g2 जो फंक्शन है वो भी इनवर्स फंक्शन है उसका, तो सेम कंडीशन वो भी फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपके पास ये g2 के लिए भी क्या मिलना चाहिए, y। कंडीशन ही आपके पास ये है कि अगर f का इन्वर्स फंक्शन y g है, तो दो कंडीशन फॉलो करते हो कि गॉफ के अनुसार x का इमेज x आएगी और फॉग के अनुसार y की इमेज y आने वाली, ठीक है। तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, देखो यानी फॉग के अनुसार y का की इमेज क्या मिली, मैंने y ले ली, और इसमें भी अब क्योंकि दो आपके पास इन्वर्स फंक्शन है, मैंने कहा कि दो इन्वर्स फंक्शन मान लिया, अभी उसने कहा है कि आपको सिद्ध करना है कि यूनिक होता है, पर मैंने उसका उल्टा माना, कॉन्ट्रडिक्शन माना कि आपके पास क्या है, दो इमेजेस, दो इन्वर्स फंक्शन है g1 और g2। अब दोनों अगर इन्वर्स है तो दोनों ही कंडीशन फॉलो करेंगे इसको, तो अब ये दोनों को देखें तो दोनों y के मान है, तो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो देखो इम्प्लाइज दैट कि फॉग g1 के साथ जो होगा वही होगा g2 के साथ भी, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा f ऑफ g1 y और f ऑफ g2 y। अब देखो, अब क्योंकि फंक्शन के अगर इन्वर्टिबल होता है तो आपने पढ़ा कि 1 ऑन 2 भी होता है, आपने पढ़ा है कि क्या होता है, 1 ऑन 2 भी होता है फंक्शन, क्योंकि मुझे मालूम है कि f इज़ इन्वर्टिबल, तो इसका सीधे सीधा अर्थ है कि f क्या है, इज़ 1 कि वो 1 भी रहा होगा। और 1 के अनुसार मैंने क्या पढ़ा, अगर दो एलिमेंट्स के लिए उनके इमेजेस सेम हैं, देखो ये दो एलिमेंट मिल रही है और ये x1 और x2, उनके लिए अगर इमेज सेम हो रही f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अगर वो 1 है तो क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2, यानी g1 ऑफ y इक्वल टू g2 ऑफ y होना चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ है ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके पास g1 इक्वल टू क्या रहा होगा, g2, यानी आपके पास क्या है कि जो f का जो इन्वर्स है वो क्या होने वाला है, इम्प्लाइज दैट कि इन्वर्स ऑफ f, या इसको सिंपली f इन्वर्स भी लिख सकते हैं, इज़ यूनिक। तो ये क्या होना चाहिए, यूनिक। तो इसके इसमें हमने क्या माना है, जो प्रूफ करना है उसका कॉन्ट्रडिक्शन मानते हुए हमने क्या मान लिया कि माना कि आपके पास फंक्शन जो है वो आपके पास किस प्रकार का है, उस फंक्शन के दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं g1 और g2। उसने कहा यूनिक सिद्ध करना है, पर मैंने ऐसा ना मानते हुए मैंने कहा दिया आपके पास g1 और g2 उसके दो इन्वर्स हैं, तो यानी वो दोनों के अनुसार f ऑफ g1 फॉग जो होगा y का, यानी फॉग जो होगा के अनुसार y का प्रतिबिंब मुझे मालूम है y प्राप्त होता है, गॉफ के अनुसार x का प्रतिबिंब x प्राप्त होता है, ठीक। तो दोनों पे कंडीशन लगाया मैंने फॉग वाली, तो y का प्रतिबिंब दोनों क्योंकि y दे रहे हैं तो यानी दोनों मान सेम होना चाहिए। अब क्योंकि अब ये दोनों मान समान आए हैं और आपने जब मैंने इसको तोड़ के आपके पास इसको लिखा f ऑफ g1 y f ऑफ g2 y, अब क्योंकि मुझे मालूम है क्योंकि वो इन्वर्टिबल है, f क्या इन्वर्टिबल है तभी उसका वो इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो 1 भी रहा होगा। और 1 के अनुसार क्या होता है, यदि दो अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान होते हैं तो दोनों अवयव भी क्या होते हैं, समान। अब इफ़ टू इमेजेस ऑफ टू एलिमेंट्स आर इक्वल देन आपके पास टू एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, तो अभी जाके आपके पास क्या करेगा, देन द फंक्शन इज़ 1 1। तो इस हिसाब से आपके पास क्या हो गया, इससे मुझे सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो दोनों इन्वर्स हैं
जो हमने दो अलग अलग माने वो कुछ और नहीं, वो एक ही इन्वर्स है। यानी आपके पास क्या हो गया, जो इन्वर्स ऑफ एफ है वो क्या है, यूनिक आपके पास। ठीक, तो बाकी जो क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में है 1.3 वो आप इजीली कर सकते हो। और मैंने आपके पास कहा था कि जो आपको क्वेश्चन 1.2 के ना है वो पूछ लें, तो मैक्सिमम बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10वां। तो मैं इसको बता रहा हूँ आपके पास, ये बाइजेक्टिव से संबंधित है, ये 1 ऑन 2 से संबंधित है मतलब, तो ये आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन से भी संबंधित होगा इसको। यानी क्वेश्चन को हम जो 1.3 वाली जो एक्सरसाइज है उसमें भी अगर ये आता तो हम उसको भी उसके लिए भी ये कर सकते थे, क्योंकि इसमें भी फंक्शन को क्या करना है, 1 ऑन 2 बाइजेक्टिव। और हम मैंने आपको बताया कि कोई भी फंक्शन अगर आपको प्रूफ हो जाए कि वो बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल भी होता है। तो इन्वर्टिबल भी होता है, तो इसका आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वो इन्वर्टिबल है, तो हम इसको इस क्वेश्चन को 1.3 वाले के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप जब आप करो तो इसको आप एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चनों के लास्ट में आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स जो ए से बी पर परिभाषित है, और ए के बारे में बताया गया है ए सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किसको छोड़ के, केवल 3 को छोड़ के, मतलब 3 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याएं, जबकि बी क्या है, 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं। मुझे प्रूफ करना है कि फंक्शन क्या है 1 ऑन 2, और आपको मालूम है 1 ऑन 2 किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। देखें सबसे पहले हमें ज्ञात है कि f पारिभाषित है a टू b, किस प्रकार से, एफ एक्स इक्वल टू है x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ये इस प्रकार से। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें ए में 3 को शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि पर में फलन है, रैशनल फंक्शन है। अगर रैशनल फंक्शन में इसको अगर डिफाइंड होना है यानी पारिभाषित होना है तो अनिवार्य से डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना है, इसलिए उसको 3 को हटा दिया। अगर 3 यहाँ पर रख देंगे ना तो 0 हो जाएगा, इसलिए इस फंक्शन में का प्रांत जो है वो इस प्रकार से लिया गया है ए कि उसमें 3 शामिल ना हो। ठीक, तो मैंने इस प्रकार से आपको बता दिया। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि 1 ऑन 2 प्रूव करना है यानी बाइजेक्टिव प्रूव करना, तो हम एक एक करके 1 को पहले चेक कर देंगे। 1 ये से एक कहते हैं, या एक और इसका नाम है इंजेक्टिव, इसे कहते हैं इंजेक्टिव। अब मैं चेक कर रहा हूँ इंजेक्टिव है नहीं, तो उसके लिए मैंने मान लिया इफ x1 x2 बिलोंग्स टू ए, उसके प्रांत से मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं इस प्रकार से कि दोनों के प्रतिबिंब समान है। क्या है दोनों के, अगर प्रतिबिंब यानी इमेजेस सेम है तो मुझे अगर इसको 1 करना है तो अनिवार्य रूप से आपके पास जो दोनों एलिमेंट x1 और x2 क्या होना चाहिए, सेम। अब मुझे मालूम है फंक्शन के अनुसार x का इमेज ये मिल रहा है, तो x1 को हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, इसी प्रकार से हो जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो x1 x2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2 और प्लस 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 6। तो देखो x1 x2 से कैंसिल और प्लस 6 से प्लस 6, तो आपके पास मिल रहा है, जब मैं इसको सिमिलर, ये x1 था इधर भी x1 आएगा तो माइनस 3x1 प्लस 2x1, इधर हो जाएगा 3x2 प्लस 2x2, मुझे मिल रहा है माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, या सिंपली x1 इक्वल टू। तो मैंने क्या प्रूफ किया, देखो जब 2 एलिमेंट्स के लिए इमेज सेम है, तो दोनों एलिमेंट में सेम आ रहा है, तो इसका अर्थ होता है f इज 1 क्या प्रूफ हो गया, मैंने इसको 1 प्रूफ कर दिया आपके पास। ठीक है, अब हमको जो प्रूफ करना है वो क्या रह गया है, अगर बाइजेक्टिव चेक करना मतलब ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, अब मैं बता रहा हूँ आपके पास ऑन टू या सरजेक्टिव होना है, यानी इसे हम कहते हैं आच्छादक, हिंदी में कहते हैं आच्छादक। अब आपको मालूम है कि क्योंकि इससे पहले जो हम 1 पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि आपके पास प्रांत के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, यानी डोमेन के जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनके लिए इमेजेस भी क्या होनी, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो मैं बात करूँ वहाँ पर डेफिनेशन जो है वो आपके पास डोमेन से कोडोमेन की हो रहा है। ठीक है, डेफिनेशन, जबकि ऑन टू होने के लिए आपने क्या पढ़ा कि ईच एलिमेंट ऑफ ए कोडोमेन इज अ इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी आपके पास सप्रांत के प्रत्येक एलिमेंट को प्रांत के किसी न किसी अवयव का क्या होना है, इमेज बनना है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस प्रकार से हम कभी कहते हैं कि रेंज जो है उस फंक्शन की वो आपके पास क्या हो जाए, कोडोमेन के बराबर है। अब क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन सप्रांत से प्रांत की ओर है, तो इसलिए हम पता क्या करेंगे, देखो जो
आपके पास फंक्शन दिया हुआ था, अभी तक x पर आधारित है, अब मैं x को किस पे आधारित कराऊंगा, y पे आधारित। मैं करना क्या आपको, एक ऐसे फंक्शन g का, जैसे हमने 1 1 ऑन टू तो हम पढ़ चुके हैं, अभी अपने इन्वर्टिबल फंक्शन में गॉ फॉग का यूज़ करते हुए वहाँ पर g का निर्माण किया था ना, वैसे यहाँ पर y अभी तक x पर डिपेंड है, y किस पे डिपेंड है, x पर, इसलिए इसे कहते हैं डिपेंडेबल वेरिएबल। अब मैं क्या कराऊंगा, x को y पे डिपेंड करा दूंगा। कैसे सिंप्लीफाई करना है, सीधे x का मान निकालना है। क्या निकालना है, x। तो देखो करते हैं सिंप्लीफाई, ये इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा XY माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, x वाले पक्षों वाले जो टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा XY माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2। और इसके बाद जब मैं x को कॉमन ले रहा हूँ तो हो रहा है y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, या सिंपली x इक्वल टू मुझे एक फंक्शन मिलेगा y का, जैसे यहाँ पर अभी y x पर डिपेंड कर रहा है, अब x किस पर डिपेंड कर रहा है, y पर। ही हो जाएगा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो मुझे एक नया फंक्शन मिला। ये हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ आगे 1.3 की जो एक्सरसाइज जो इन्वर्टिबल फंक्शन है उस पर डिपेंड कर, उसके दौरान भी हमने इसका यूज़ किया है। तो यही मैंने आपके पास यहाँ पर भी किया है ऑन टू को प्रूफ करने के लिए। देखो अब मुझे एक फंक्शन मिल गया है y का। अब जरा इसको देखो, अब आपको मालूम है f डिफाइंड था a टू b पर। अब इस फंक्शन को देखें तो अब इसको अगर मैं y का मान कुछ भी दूं, देखो अब ये हमको क्या करना है कि ये चेक करना है कि b के प्रत्येक एलिमेंट के लिए प्री इमेज कहाँ मिलनी चाहिए, a में। तो मुझे ये आपके पास यहाँ से y प्राप्त है, यहाँ मुझे प्राप्त है x, प्रांत में x और सह प्रांत में y। अब देखिए इसमें से कोई भी मान लो, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, जो कि है कितना, r माइनस 1। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 शामिल नहीं है, ये भी एक रैशनल फंक्शन है ना, इसमें इसको अगर पारिभाषित होना है यानी डिफाइंड होना है तो अनिवार्य रूप से जो डिनोमिनेटर है उसको 0 नहीं होना था। अब क्योंकि मुझे मतलब है सह प्रांत में तो 1 है ही नहीं, ये 0 कभी भी नहीं होगा इसका। तो देखो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, वो कहाँ मिलने वाला है, r माइनस 3 में। आप कोई भी वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख लीजिए कोडोमेन b से, इस कोडोमेन से कोई भी मान रखें तो हमेशा x का मान क्या मिलेगा, रियल मिलने वाला, पर क्या नहीं मिलेगा, केवल 3 नहीं मिलने वाला है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया f इज ऑन टू। तो आपने प्रूफ किया ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका अर्थ हो गया हैंस f इज 1 1 ऑन टू, ये ऐसे कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। अब ये बाइजेक्टिव हो गया तो इसको हम इसकी, क्योंकि 1 1 ऑन टू है तो हम ये भी कह सकते हैं f इज इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल भी होगा, और कहा जाए f इनवर्स निकालिए तो जो आपने अभी जो y का फंक्शन निकाला था g, ये क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन भी कहलाएगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके पास था एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन, और 1.2 का जो आपने पूछा 10वां क्वेश्चन वो मैंने आपको बताया। ठीक, अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना आपके पास कि आपके पास, क्योंकि मैंने जो इससे पहले जो वीडियोज़ के जो लिंक दिए हैं आपको क्लास में ग्रुप में, तो उसमें आपके पास वो, क्योंकि जो वीडियोज़ हैं वो पुराने आपके पास थे, तो सिलेबस आपका अभी कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास, अभी तो आप पूरा ही पढ़ने वाले हैं आपके पास। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो पढ़ाया जा रहा है सब कुछ आपको पढ़ना है, और उसको जैसे स्कूल में कराया जाता है काम उसी प्रकार से करना है आपके पास। ठीक, तो ये था आपके पास फंक्शन के टाइप। आपने सब इस चैप्टर में से पहले जो पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ उसमें हमने पहले रिलेशन के टाइप्स पढ़े, फिर फंक्शन के टाइप पढ़े, फिर उस पर आधारित आपके पास फंक्शन का इन्वर्टिबल होना और संयोजित फलन। ठीक, तो ये फंक्शन है। जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास है, वो है बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, तो इजीली आप ना इस 1.3 तक आप एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं आपके पास। ठीक, ओके।